अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज हम अपने रिवीजन सेशन में एक करेक्शन ऑफ एरर का कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लेते हैं, जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी है, जिसमें आपने पीएनएल भी बनाना है, जिसमें आपने बैलेंस शीट भी बनानी है अलॉन्ग विद करेक्टिंग योर एरर्स। और जो जो सस्पेंस क्रिएट हुए हुए हैं आपके अकाउंट्स के अंदर के जिसका हमें पता नहीं है, उसको सही करने के बाद एक एक एंट्री लेके चलूंगा। एक एक एंट्री को पहले समझाऊंगा और फिर इसको हम अलॉन्ग विद पार्क करेंगे। क्लियर है? बहुत फोकस होकर देखिएगा इधर। अच्छा भाई, अपेरेंटली यहाँ पे 26,700 का 26,700 का मेरे पास आ रहा है सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, 26,700 का सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जो मुझे पता नहीं है। या तो बात समझिएगा, डेबिट और क्रेडिट आउट है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन। कि यार जब मैं लेट से कोई एक अकाउंटेंट रखता हूँ नया, और वो उसको पता तो होता है कैश आ गया, कैश उसने डेबिट कर लिया, अब उसको पता नहीं होता कि क्रेडिट क्या करना है, तो वो सस्पेंस अकाउंट में मार देता है, यानी एंट्री को बैलेंस करने के लिए। फिर बाद में सब्सिक्वेंटली पता लगता है कि यार वो तो लाइबिलिटी थी, तो वो क्या करता है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देता है। ये तो नोन मिस्टेक हो गई। अब बाज औकात होता ही है कि भाई आपने डेबिट कर दिया 2 बार, तो जाहिर सी बात है ये डेबिट कर दिया ज्यादा अमाउंट से, तो फिर क्रेडिट का शॉर्टफॉल है, तो उस वजह से भी सस्पेंस है। यानी एक बात याद रखिएगा, सस्पेंस कब आएगा? सस्पेंस तब आएगा या तो डेबिट ज्यादा हो जाए और क्रेडिट का शॉर्टफॉल हो, तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आएगा, या तो क्रेडिट ज्यादा हो जाए या दुगना हो जाए या गलत अमाउंट से हो जाए, तो डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। या तो डेबिट पार्क हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ, और क्रेडिट पार्क हो गया, डेबिट नहीं हुआ। दिस इज द समरी कि सस्पेंस अकाउंट कब आता है। यानी अगर डेबिट और क्रेडिट सही पार्क हुआ है, सही यानी डेबिट और क्रेडिट पार्क हुआ है पर गलत गलत अकाउंट्स में हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। ये आपने अपने भेजे में फिक्स कर लेनी है बात। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला एडजस्टमेंट देखते हैं हम इसमें। अच्छा, ये पुराने पास पेपर्स की कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं, वो भी इसमें रखी हैं, कुछ नई भी हैं, तो आप ऑल टुगेदर देखिएगा इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फ्री सैंपल्स कॉस्टिंग ₹32,000 was sent to a potential and regular customer। सही है जी। द आइटम वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट। में फिर रिपीट कर रहा हूं कि फ्री सैंपल दिए थे हमने 32,000 रुपए के। सही है जी। पोटेंशियल और रेगुलर कस्टमर को हमने बोला भाई ये लो ले जाओ, सही है जी, हमारी तरफ से, पर मेरी इन्वेंट्री से आउट हो चुके होंगे, मेरी इन्वेंट्री से आउट हो चुके होंगे, तो बात समझिएगा, मेरी क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होंगे, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर नहीं होंगे। तो मुझे आप एक बात बताएं कि अगर मैं फ्री सैंपल्स की बात करूं, सही है जी, फ्री सैंपल्स कॉस्टिंग ₹32,000, ये बात तो मानते हो ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में नॉट इंक्लूडेड। इफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ये तस्वुर किया गया होगा कि वो सीओजीएस में चार्ज हो गए। वो सीओजीएस में चार्ज, क्योंकि देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो काउंट होके आती है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री में नॉट इंक्लूडेड मीन्स चार्ज इन सीओजीएस। पर सर अल्टीमेटली इसको जाना चाहिए मार्केटिंग एक्सपेंस में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री ये बनेगी, मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। इवन दो ये एक्सपेंस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इवन दो ये एक्सपेंस है, बट दिस नीड्स टू बी पार्क्ड एज मार्केटिंग एक्सपेंस, ना के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्योंकि अगर रेशियोज के साथ इसका मिलकर सवाल आ जाए ना, तो आपका दिमाग घुमा देगा, बोलेगा अगर ये गलती सही हो जाती तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट आता। तो सीधी सी बात है, मैं आपको हर एक एंगल समझा रहा हूँ कि मार्केटिंग एक्सपेंस की जगह अगर सीओजीएस में डाल देते तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो गलत हो जाता, हिट हो जाता, चेंज हो जाता ना। एक सीओजीएस है नहीं, आपने उसमें चिपका दिया, टिका दिया, तो आपका सीओजीएस का रेशियो गलत हो जाता। तो आप फिर बताते कि सीओजीएस वुड हैव बीन इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, वो सारी चीजें क्लियर है। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया, इसकी एक एडजस्टिंग एंट्री बना दी। इसकी हमने एक एडजस्टिंग एंट्री बना दी सर 32,000 रुपये से। सर इसमें सस्पेंस क्यों नहीं आया? सर इसमें सस्पेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें कोई सस्पेंस है ही नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का मिलाप है ये, तो डेबिट क्रेडिट सही पार्क हुआ हुआ है, पर गलत अकाउंट में पार्क हुआ है, यानी अमाउंट सही है, गलत अकाउंट में पार्क हुआ हुआ है। ये बात हो गई हमारी। और सर इसको हम ज़रा सुंदर कर लेते हैं, इसको मैं ज़रा यहाँ ले आऊँ। ये पहली एडजस्टमेंट है हमारी। सही जी। हमने कहा कि सर ये हो गया हमारे पर्टिकुलर्स, ये आ गए हमारे पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। अब इसको हम ऑल टुगेदर साथ लेके चलेंगे।
चलें जी, ये तो हो गई एडजस्टमेंट नंबर 1। अच्छा भाई, अगर एडजस्टमेंट नंबर 2 पे जाऊं मैं, यानी इसी 1 का पार्ट 2, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,500 वर टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, नॉर्मल गुड्स आर सोल्ड एट द मार्कअप ऑफ 15%। यानी देखो, इसमें वो कह रहा है कि 12,500 के गुड्स थे जो कि मेरी इन्वेंट्री में मौजूद थे पहले, बट वो ओनर उठा के घर ले गया। यानी जब वो ओनर उठा के घर ले गया तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आएगा? नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं होगा तो मतलब ओपनिंग प्लस परचेजेस हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम है तो मतलब हम अभी वो सीओजीएस में चार्ज हो गया, मतलब हम कह रहे हैं कि वो गुड्स बिक गए, जबकि वो बिके नहीं है, वो ड्राइंग है। वो ड्राइंग है, सही है जी। तो सोल प्रोप्राइटर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो दैट इज ड्राइंग। वो आपकी इक्विटी से माइनस होना चाहिए, ना कि सीओजीएस से। तो सर इसकी भी हम एक करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे, इसकी भी एक करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे, 1 का ए, और हमने कहा ये आ गया 1 का बी। तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिवर्स करके 12,500 से 12,500 से ये कर लेंगे, सही है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया क्रेडिट, और ड्राइंग्स हो जाएंगी डेबिट। यानी ड्राइंग्स की बात करूं तो इक्विटी, सही है जी। ये बात हो गई। चलें जी आगे। अब भाई आगे इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स हैं, ये जरा सुकून से देखिएगा। ऑन July 1 ओल्ड फर्नीचर आइटम वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 8,500, सही है जी। हमने कहा कि भाई एडजस्टमेंट नंबर 2 है, सही है जी। ओल्ड फर्नीचर आइटम सोल्ड फॉर रुपीज 8,500, सही जी, यही लिखा हुआ है। सेल्स बुक हो गई थी अगेंस्ट कैश रिसीव। यानी भाई आप मुझे एक बात बताएं, जब कोई भी एसेट डिस्पोज होता है, कोई भी एसेट डिस्पोज होता है, तो एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट, पीपी क्रेडिट। पीपी क्रेडिट होता है सर उसकी कैरिंग अमाउंट से, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाता है। यहाँ पे क्या किया है भाई ने? कैश को डेबिट किया, यानी कैश तो सही डेबिट हुआ पर क्रेडिट हो गई है सेल्स। और दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है कि पीपी, बात सुकून से समझिएगा खुदा के वास्ते, पीपी जो हमारा है, पीपी जो हमारा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीपी जो हमारा है वो मेरी किताबों से आउट नहीं हुआ, मतलब उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। जबकि वो जब बिक गया तब तक चार्ज होना चाहिए था, आखिर तक चार्ज होना नहीं चाहिए था। सूरत हाल देखते हैं क्या है यहाँ पर। बोला सेल्स वॉज बुक्स अगेन द कैश रिसीव्ड, नो अदर एंट्री वॉज मेड वॉज रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन। यानी नो अदर एंट्री वॉज मेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, द बुक वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। यानी जब इसको बेचा है तो उस दिन पे इसकी बुक वैल्यू थी कितनी? 6,500। यानी ये जुलाई की बात कर रहा है। फर्नीचर डेप्रिशिएट था 15% पे। सर मसला ये है, मसला ये है कि सर इसका डेप्रिसिएशन बकाया 6 महीने का भी चार्ज हो गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन, सही है, वुड हैव बीन चार्ज फॉर 12 मंथ्स, सही है, इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बात कहूँ, क्या मैं कह सकता हूँ January 1 से लेकर, सही है जी, 30 जून तक हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, और 30 जून के ऊपर इसने बुक वैल्यू बता दी है 6,500 की, सही जी। लेट मी रिकन्फर्म द अमाउंट 6,500 की। आप ये बात मानते हैं कि एक एक्स वाई जी अमाउंट होगी, कोई भी अमाउंट होगी, सही है जी, उसके ऊपर 15% 6 महीने लग के ये अमाउंट आई होगी। यानी क्या मैं कह सकता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आप जरा यहाँ पे फोकस करें सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपके लिए कि एक्स वैल्यू का, सही है जी, 15% जो भी लगा होगा, सही है जी, एक्स वैल्यू का 15% फॉर 6/12, 6 महीने के लिए लगा होगा, वो एक्स वैल्यू में से माइनस होके आंसर आया होगा मेरे पास 6,500। मैं शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर। यानी सर समझने की बात यह है, कि ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू है, 100% नहीं है, 6 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद है। तो मैं यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को भी आप करें तो आप कर सकते हैं आराम से। तो मैं अगर इजीली आपको समझा पाऊँ कि भाई अगर मेरे पास 15% पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास कुल मिला के 7.5 का, सर 7.5 का
डेप्रिसिएशन बुक हो चुका है। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि 7.5 का डेप्रिसिएशन बुक हो चुका है, क्योंकि मेरी बुक वैल्यू 100% तस्लीम की जाती है, अज्यूम की जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड साल के शुरू में, तो मैंने क्या किया, 92.5% ये आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बच्चों मेरी जो 6500 की वैल्यू है, 6500 की जो वैल्यू है वो 30 जून को है, सही है जी। और 30 जून को ये जो वैल्यू है मेरी 6500 की, ये रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको सर, ये रिप्रेजेंट करती है 92.5 को। तो अगर मैं इसको ग्रॉसअप कर लूँ, अगर मैं इसको ग्रॉसअप कर लूँ तो सर क्या ये मेरे पास 7027 आ गया, 7027 आ गया, ये अमाउंट आ गई सर कब की, जनवरी 1। अच्छा भाई इसमें यह देख लेते हैं कब शुरू हो रही है, जनवरी 1 2020, सही है जी, जनवरी 1 2020। तो हमने कहा सर जनवरी 1 2020 पे ये वैल्यू आ गई। चलें जी। पर सर मुझे आप एक बात बताएं, ये साल के आखिर तक चला गया होगा ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर पूरे 15% का डेप्रिसिएशन ये बुक हुआ होगा, और मेरे पास 5972.97 की WDV एज एट 31 दिसंबर 2020 होगी, यानी ये भी मौजूद होगी। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ तो सर ये जो मेरे पास फर्नीचर एंड अदर फिक्सचर जा रहा है ना, ये तो 25 आ रहा है सर, देखो अदर फिक्सचर्स भी तो है, तो इस 25 के अंदर ये 5972 की वैल्यू भी शामिल है, जो कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है सर। अब समय आता है इसको सही करने का। तो पहले तो सर मैं यहाँ पे, यहाँ से एंट्री का एक पर्टिकुलर उठाऊँ, ये एक ट्रिकी एडजस्टमेंट थी, मैंने कहा पहले तो सर सेल्स को कटाएं आप, शाबाश, सेल्स को कटाएं। तो सर आपने सेल्स को कटा दिया 6500 से, सही है जी, 6500 से आपने सेल्स को कटा दिया। अच्छा भाई अब आगे की कहानी है। मैंने कहा था सबसे पहले तो आप पीपीई को भी कटा दें, सही है जी, यानी पीपीई मतलब फर्नीचर एट क्लोजिंग WDV। फर्नीचर, क्योंकि सर देखें फर्नीचर तो होना ही नहीं चाहिए ना, अब जितने पे है उतने से हटाऊंगा, ये रहा फर्नीचर एट क्लोजिंग WDV, ऐसा ही है। अच्छा भाई सर अब इसका और उसका डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, इसका और इसका डिफरेंस आ रहा है सर 527 का। सर ये मुझे लगता है कि ये मेरा 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो ज़्यादा बुक हुआ हुआ है, क्लियर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर 15% लगाऊं और इनटू 6/12 करूं, तो देखिए 527.03 एग्जैक्टली बनता है। तो सर हमने क्या किया, हमने सिंपल ये काम ये किया कि सर यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स कर दिया, अगर अलग से नहीं आ रहे तो हमने सर इसमें से ये माइनस किया, तो ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई हमारी बैलेंस। तो सर ये एक क्वाइट ट्रिकी एडजस्टमेंट थी कि बच्चे को वर्क बैक करके फिर आगे जाना था। तो आई होप आपको ये क्लियर है, और हम कह देते हैं ये है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2, सही है जी, ये आ गया। अच्छा भाई अब परचेज इनवॉइस ऑफ 6750 वॉज डेबिटेड टू अ सप्लायर अकाउंट एज ₹7650। अच्छा वन नीड टू मेक श्योर सर, इसमें भी कोई आपको जो है सस्पेंस अकाउंट नहीं मिला, सस्पेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि डेबिट क्रेडिट पार्क हो गया था सही अमाउंट से, पर गलत हुआ था, तो हमने ऑल टुगेदर जो गलत हुआ था उसको सही कर लिया, सही है जी। आगे हमने कहा सर एडजस्टमेंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई आप परचेज इनवॉइस 6750 सप्लायर अकाउंट में डेबिट हो गई, यानी एंट्री क्या बनती है सर, जब सब इनवॉइस आती है तो परचेजेस डेबिट, प्लीज सुनिएगा, परचेजेस डेबिट हो जाते हैं हमारे, परचेजेस डेबिट हो जाते हैं, और सर हमारे पास अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाता है। इसने भाई ने क्या किया, परचेज को तो डेबिट किया और सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब एक तो 6750 से परचेजेस को एक बार डेबिट किया, और दूसरी बार प्लीज सुनिएगा, दूसरी बार किया ये कि 7650 से अकाउंट्स पेबल को भी डेबिट कर दिया। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कुल मिला के जो डेबिटेड है, जो कुल मिला के डेबिट हुआ है वो हुआ है सर 6750 प्लस 7650 सर कुल मिला के 14,400 का डेबिट है, ऐसा ही है, 14,400 का डेबिट है। तो मुझे एक बात बताओ, डेबिट इसमें से जो होना चाहिए था ना वो सिर्फ 6750 होना चाहिए था, जो कि परचेजेस सही वाली परचेजेस है।
क्या मैं ये कह सकता हूँ सर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं अगर करेक्टिंग एंट्री बनाऊंगा, करेक्टिंग एंट्री बनाऊंगा, सही है जी, तो करेक्टिंग एंट्री के अंदर सबसे पहले परचेजेस स्लैश सी ओ जी एस, क्योंकि देखें अगर परचेजेस से ज़्यादा हो जाती है ना तो आपकी सी ओ जी एस पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज़्यादा हो जाती है। तो आपने सबसे पहले सी ओ जी एस को घुमा दिया। अच्छा भाई, कितने से गलत हुआ है ये? 7,650 से, 7,650 से, या आपने परचेजेस को घुमा दिया। अच्छा, बहुत फोकस होकर सुनिएगा सर, आपका सस्पेंस अकाउंट इतने से डेबिट होगा। सर इतने से क्यों भाई? मुझे एक बात बताएं, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि 2 बार आपने डेबिट कर दिया और क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, ऐसा ही है। सस्पेंस इतने से डेबिट हो गया। अच्छा, अब आपने कहा सस्पेंस डेबिट हो गया, परचेजेस मेरे रिवर्स हो गए, अब भाई इंसानों की तरह ट्रेड पेबल बुक कर लो जो नहीं बुक किया था, वो आ गया आपका 6,750। सही हो गई एंट्री। अच्छा जी, यानी इस वाली एंट्री में ये पी एन एल इम्पैक्ट है। सही है जी, ऊपर वाली एंट्री में ये पी एन एल इम्पैक्ट है, ये पी एन एल इम्पैक्ट है, और सर यहाँ पे ये पी एन एल इम्पैक्ट है, और ये भी पी एन एल इम्पैक्ट्स हैं। सही है जी, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे आप तो आपको ये हेल्प करेगा प्लस माइनस करने में। चलिए जी सर, एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद मैं आ गया एडजस्टमेंट नंबर 4 के ऊपर। सही है जी, एडजस्टमेंट नंबर 4 के ऊपर। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट नंबर 4 मुझे ये कहती है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर फिक्चर्स वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 23,320 इंस्टेड ऑफ 32,320। यानी सर मसला ये, पंगा ये हो गया कि जब हमारे पास पीपी का क्लोजिंग बैलेंस था ना, यहाँ पे जो ओपनिंग आना चाहिए था वो गलत अमाउंट से आ गया। मुझे एक बात बताओ, सही अच्छी भली बैलेंस शीट चल रही थी और आगे जब अमाउंट गलत आ गई तो जब डेबिट हिल गया तो फिर क्रेडिट को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट आया होगा, लॉजिकल सी बात है। पर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 23,320 सही है आया है इंस्टेड ऑफ 32, यानी कम अमाउंट से आया। तो क्या हम कह सकते हैं पीपी कम हो गया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा? सस्पेंस अकाउंट टेक्निकली क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। खुद सोचो यार, लॉजिक लगाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ होगा क्योंकि खुद देखें भाई, एक चीज अगर ज्यादा अमाउंट से आती, एक चीज अगर ज्यादा अमाउंट से आती तो मेरा क्रेडिट आता, ऐसा ही है। यहाँ पे कम अमाउंट से आई तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया होगा? डेबिट हो गया, तो जस्ट टू मेक श्योर कि बैलेंस हो जाए। तो ये जिसने भी ट्रायल बैलेंस बनाया है तो वो उसने बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्या किया होगा सर? डेबिट किया होगा, कि पीपी की वैल्यू क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो इस माइंडसेट से लेके चलना है। पर ये हुआ होगा साल के शुरू में जब ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ होगा, तो उसके ऊपर डेपोजिशन भी क्या हुआ होगा? गलत कैलकुलेट हुआ होगा। तो अब अगर हम इसको सही करना चाहें, अब अगर हम इसको सही करना चाहें, पीपी टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड, सही जी, पीपी टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड था हमारा 32,320। सही है जी, और हमने यहाँ पे लिख दिया पीपी ब्रॉड फॉरवर्ड 23,320। ऐसा ही है, एक बार देख लेते हैं, 23,320 और 32,320। तो सर कितने से कम पे हुआ है? इतने से कम पे हुआ है 9,000। यानी 9,000 का एक बात याद रखिएगा, हमारे पास सस्पेंस में डेबिट बैलेंस होगा। तो पहले तो हम इंसानों की तरह एक काम ये करें, पहले तो हम इंसानों की तरह एक काम ये करें कि सर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर लें सीधा सीधा 9,000 से। बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, सस्पेंस को खत्म कर दो क्योंकि सस्पेंस का डेबिट आया हुआ होगा। सही है जी, सस्पेंस को डेबिट करो आप, पहले ये खत्म करो जो ये मसला था। अच्छा भाई, इसके बाद आपने किया ये होगा कि भाई आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। अच्छा भाई, आपने कहा इसके ऊपर रेट कितना था भाई? 15%। ऐसा ही ना, ओपनिंग बैलेंस और अदर फिक्सचर्स है। ओके, ये तो फिक्सचर्स ही हैं, तो ये उसी में ही आ रहा है। तो ये आ गया फिक्सचर्स, ये आ गया फिक्सचर्स। सही है जी, आपने कहा कि भाई इस पे 15% इंटू 12/12 होना चाहिए, इतना, और आया हुआ है। सही है, फिक्सचर्स टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड और फिक्सचर्स ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आ गया। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है, प्लीज़ खुदा के वास्ते सुनिएगा, मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है वो इतने से कम बुक हुआ हुआ है, 1350 से। ऐसा ही है, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन कम बुक हुआ हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं अब अपने डेप्रिसिएशन को बढ़ा दूंगा, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा? कितने से सर? 1350। और सर मेरे पास मेरा जो पीपी है, मेरा जो पीपी है
वो इन दोनों के डिफरेंस से बढ़ जाएगा। क्या, क्योंकि लॉजिकली बात सोचो, मुझे अभी हम करके भी देख लेते हैं ना, अभी हम करके भी देख लेते हैं यहाँ पे ना। हम एक ऑल टुगेदर यहाँ पे इसको ले आते हैं। मुझे एक बात बताओ, पीपी अगर इतने पे होता और इतने से डेप्रिशिएट होता, पीपी की कैरिंग अमाउंट टू बी कितनी होती? ये, और हम कह रहे हैं पीपी की कैरिंग अमाउंट है कितनी? सर ये, तो मुझे आप एक बात बताएं, कितने से कम है पीपी की कैरिंग अमाउंट? सर 7650 से। सर वो तो शुरू में 9,000 का था भाई, डेप्रिसिएशन का भी तो इम्पैक्ट आएगा, तो वो कट पिटा के आप देख रहे हैं कि 7650 की एडजस्टमेंट है। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? तो ये हमने सही कर लिया सर। इसके अंदर ये पीएनएल इम्पैक्ट है, ये पीएनएल इम्पैक्ट है। सही है जी, ये पीएनएल इम्पैक्ट है। अच्छा जी, हमने कहा, अच्छा देखो ये पीएनएल इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि जब आप पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ना, प्लस माइनस करके थक 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 करके आगे ले जाना उसको। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल है आपका कि जो चीज़ जहाँ जा रही है वहाँ पे फेंकते रहो। एडजस्टमेंट नंबर 5 जानी, एडजस्टमेंट नंबर 5। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट नंबर 5 में बैलेंस ऑफ 3450 इन सेल्स लेजर्स टू बी ऑफसेट अगेंस्ट अ बैलेंस ऑफ 4250 इन द परचेज लेजर। अच्छा भाई, वो क्या ही रहा है कि भाई सेल्स लेजर का पेबल लेजर से एक सेट ऑफ करना है। ये सिर्फ बैलेंस शीट की क्लासिफिकेशन की एडजस्टमेंट है, इसका आपके पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं अगर इस पांचवी एडजस्टमेंट की बात करूं जानी, तो आपने सिंपली क्या करना, अच्छा ये होता तब है जब आपने सेम बंदे से लेना देना हो ना, तो वो आपको अलाउ करता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो आप नेट कर सकते हैं इसको। तो सर हमारे पास बैलेंस सेल्स लेजर, अच्छा यहाँ पे लिखा गलत है, सेल्स लेजर यानी रिसीवेबल लेजर लिखना चाहिए, सेल्स लेजर लिखा हुआ भाई ने यहाँ पर। अच्छा भाई, अब बैलेंस ऑफ रुपीस इज टू बी ऑफसेट अगेंस्ट द परचेज लेजर। चलिए जी, हमने कहा कि भाई यहाँ पर आ गया हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, और सर ये हो गया ट्रेड पेएबल। अच्छा भाई, अब हमने ये कहा कि भाई अगर हमारे पास बैलेंस है 3450 का सेल्स लेजर के अंदर, ये ऑफसेट होगा परचेज लेजर के, यानी अब मतलब माफा माफी हो रही है, तो पेएबल हमारा कम हो जाएगा 4250 से। सही है जी। रिसीवेबल हमारा कम हो जाएगा 3450 से। और मैं फिर यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि सर हमारे पास ये आ गई अदर इनकम। सही है जी, अदर इनकम आ गई, और अदर इनकम इसलिए आ गई, अदर इनकम इसलिए आ गई क्योंकि सर वो बोल रहे हैं कि भाई सेट ऑफ होना था, अब कहानी खत्म। तो हमें ये फायदा हो गया, हमने लाइबिलिटी महंगी चुकताई। सही है जी, रिसीवेबल मेरा कम का तो ये बाकी हो गया मेरा फायदा। ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब हमने कहा एडजस्टमेंट नंबर 6 आ गई। अच्छा भाई, एडजस्टमेंट नंबर 6 में अ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 15,600 हैज बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। सही है जी, बात समझिएगा, क्रेडिट सेल की है। सही है जी, कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट कर दी है, यानी सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था। आपने ये हरकत करने के बजाय किया ये है कि भाई सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को भी क्रेडिट कर दिया। सही है जी। और बोल रहा है कि बैड डेट्स भी हैं, एक जो आपने राइट ऑफ करने हैं वो भी रिसीवेबल से कटाने, उसकी एंट्री अभी नहीं बनी है। पर सर मसला ये है कि आपने 2 टाइम्स क्रेडिट कर दिया, वंस सेल्स की अमाउंट से। सही है, 15,600 वन सेल की अमाउंट से 15,600, और आपने दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, सही है जी, 16,500। तो सर 2 बार क्रेडिट हो चुका है। सर 2 बार क्रेडिट होने का मतलब समझते हो कि सर इसका कोई डेबिट नहीं था, तो कोई डेबिट नहीं था तो डेबिट में क्या गया होगा टैली करने के लिए? सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा। तो सर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आप सबसे पहली हरकत ये करेंगे कि सेल्स तो आपकी सही क्रेडिट हुई थी, वो तो आप रहने दें, पर पहले आप सस्पेंस को हो रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट सर डेबिट हुआ होगा इतने से, इसको आप हटा दें। सही है जी। अच्छा, बखूबी बता रहा हूँ, सेल सही बुक हुई हुई है। आप यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा देंगे इससे। जैसे दुगनी अमाउंट से क्यों बढ़ाया भाई? देखो एक बार तो आपका इंक्रीज होना चाहिए था, 15,600 से आपने किया नहीं, उल्टा इतने से कम कर दिया। तो पहले आपने ये बुक किया और फिर ये और बुक किया है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब समझने की बात यह है कि सर इसके बाद आपने राइट ऑफ एक्सपेंस, सही है, यानी अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो ये बुक कर लेना है, और ट्रेड रिसीवेबल को कर लेना है क्रेडिट। सही है जी। कितने से भाई? बैड डेट्स की अमाउंट बताइए। 8,900 से।
सर इसका सस्पेंस नहीं आएगा भाई, इसको कुछ हुआ ही नहीं है, सस्पेंस क्या आएगा? अच्छा पे देखो कंपनी की पॉलिसी है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन एट 5% ऑफ द डेटर्स। यानी अब देखो मुझे बात बताओ, कंपनी की पॉलिसी होती है ना कि जो भी क्लोजिंग बच गया उस पर 5% एडिशनल एक्सपेंस अंदाजे वाला के ये नहीं मिलेगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, आपके रिसीवेबल में छेड़खानी हुई है? यस सर। हमने कहा रिसीवेबल का चेंज निकाल लो। सर रिसीवेबल का चेंज आपका इतने से इंक्रीज हुआ है, इतने से डिक्रीज हुआ है, तो इसके ऊपर आप 5% का मजीद प्रोविजन बुक करेंगे क्योंकि ये अब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ होगा, एज पर पॉलिसी यू हैव टू डू इट। तो सर इसके लिए आपने एक एंट्री बनाई होगी, सही है जी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये फर्दर आपकी एडजस्टमेंट हो गई होगी 1160 से। ये बात क्लियर है? ये भी एक अच्छी एडजस्टमेंट है, अगेन एंड अगेन स्टेट टैक्स में देखोगे आई हुई है। तो याद रखिएगा जब भी रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा उसके ऊपर आने वाला रिजल्टिंग प्रोविजन भी आएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो अब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। सही है जी। आगे बोला सेल्स इंक्लूड्स गुड्स सोल्ड कैश अमाउंटिंग टू ₹30,000 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर श्याम। अच्छा भैया वो क्या ही रहा है, हम एक पार्टी हैं, हमने किसी और के बिहाफ पे सेल की थी, यानी वो मेरी सेल नहीं है, वो मेरी सेल नहीं है, मैंने सिर्फ पैसे कलेक्ट करके आगे चिपकाने हैं, मैंने सिर्फ अपना कमीशन लेना है, ये बात कह रही है। अच्छा, राजू लिमिटेड वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, यानी हम जो राजू लिमिटेड है हमें 10% का कमीशन मिलेगा, यानी दैट इज 3,000 ऑन द सेल्स एंड द रीइंबर्समेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर विच नो एडजस्टमेंट्स वॉज मेड द रिलेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज इज ₹3,000। पहले तो वो कह रहा है कि सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है 30,000 जो कि हमारी सेल नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये वाली एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट 7, सही है जी, इसके पहले 6 थी। ओके, सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूँगा कि भाई कैश तो मेरे पास आ गया था, उसमें कोई दो राय नहीं है, पहले तो सेल्स को घुमाओ सर आप। सेल्स आपकी नहीं है, आपने बिला वजह बुक की हुई है, सेल्स को आपने घुमा दिया 30,000 पैसे, कैश मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, सर कैश तो मेरे पास पड़ा हुआ है, सेल्स मैंने रिवर्स कर दी। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक कमीशन एंड रीइंबर्समेंट रिसीवेबल आ जाएगा? भाई आप खुद सोचें कि सेल्स मेरे पास कितनी है, जानी खुद बताओ सर, 30,000 रुपये, ऐसा ही है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स मेरे पास कितनी है, 30,000 रुपये। देखो इनिशियल एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गई। ये कैश मेरा है नहीं सर, ये कैश मैंने किसी और के बिहाफ पे लिया हुआ है, ये कैश मैंने किसी और के बिहाफ पे लिया हुआ है, तो टेक्निकली आई नीड टू क्रिएट अ लाइबिलिटी उस बंदे के लिए, उस बंदे के लिए। तो मैं सर एक काम करता हूँ ना, मैं लाइबिलिटी को रिवर्स करने के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई कैश ही ले जा मेरे पास से, जिंदगी आसान करते हैं। पर मुझे बताओ मैं कैश उसको पूरा नहीं दूंगा, पहले मैं अपने पैसे काटूंगा। अच्छा भाई, जब मैं पैसे काटूंगा कि तो कमीशन इनकम बुक करूंगा, ऐसा ही है, मैं क्या करूंगा भाई, कमीशन इनकम बुक करूंगा। अच्छा, एक तो मैंने ये सेल्स को ये करना था। अच्छा भाई, अब मैंने कहा सर मैं कमीशन इनकम बुक करूंगा कितने की भाई, 30,000 रुपये का 10%, सही है जी। फिर मैंने रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को रिवर्स करना है, कितने से, 3,000 रुपये से। क्यों सर? क्योंकि मैंने इनकर किए थे, मुझे वापस मिलेंगे, वो भी मेरी इनकम हो गई, यानी एक्सपेंस कम हो जाएगा। और मैं सिंपली ये काम करूँगा, मैं बोलूँगा भाई ये लो अपने नेट पैसे, मैंने सेल्स रिवर्स कर ली, जो मुझे तुमसे लेने थे वो काटे, उसको बुक किया, और ये लो 21,000 रुपये। 21 आ गया भाई, ये 2 बार आ गया ये। अच्छा भाई, ये 2 बार माइनस हो गया। तो हमने कहा कि सर अगर मैं इसको एक बार करूँ तो ये आ गया 24,000 रुपये, सही है जी। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई एडजस्टमेंट 7 के बाद एडजस्टमेंट 8 आती है, और हम बस आखिरी इख्तिताम पे चल रहे हैं इसके। गुड्स इनवॉइस ₹24,000 एंड रिटर्न बाय तिवारी लिमिटेड द डेटर, सही है जी, हमने गुड्स इनवॉइस किए थे और हमें तिवारी भाई ने वापस भेज दिए, सही है जी। वर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज ₹24,000। इस बात यार को याद रखिएगा, यानी बात समझिएगा कि जब मेरे को माल वापस आता है, एंट्री क्या बनाता हूँ मैं सर, एंट्री ये बनाता हूँ ना, एंट्री ये बनाता हूँ कि भाई मेरे पास सेल्स हो जाती है डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ऐसा ही डेटर है ना, उधार में माल है, तो मुझे एक बात बताएं, रिसीवेबल मेरा हो जाता है क्रेडिट। अब देखें, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुड्स इनवॉइस एट 24,000 रिटर्न बाय तिवारी लिमिटेड, सही है, जो डेटर है, सही है जी, हमने परचेज डे बुक में डाल दी, यानी एंट्री बननी चाहिए थी
इनिशियली मैं फिर बता रहा हूँ, इनिशियली एंट्री बननी चाहिए थी बच्चों, सेल्स हो जानी चाहिए थी मेरी डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सिंपल सुकून सा काम ये होता और मैं इन्वेंट्री को गुड्स में डाल देता, दैट्स इट। पर इन भाई ने क्या किया है कि इन्होंने जब गुड्स लिए तो परचेज जो बुक में यानी परचेजेस को डेबिट कर दिया 24,000 रुपये से, सही है, एंड देयर फ्रॉम हमाद खान क्रेडिट और लाइबिलिटी को बढ़ा दिया 42,000 से। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं कि एंट्री बनी ये है, यहाँ पे ये बना लेते हैं एंट्री मेड, सही है जी, परचेजेस डेबिट हो गई हैं 24,000 रुपये से, सही है जी, और ट्रेड पेएबल क्रेडिट हो गया है 42,000 से। सर क्या आप इस बात को मानते हैं, इस पर भी सस्पेंस आया होगा? क्योंकि सर देखें डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं है, तो सर जब डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं है तो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस आया होगा, सस्पेंस का डेबिट बैलेंस आया होगा कितने से सर, 18,000 रुपये से। तो सर अब मैं जब मुझे एक करेक्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी, करेक्टिंग एंट्री, तो उसके लिए हमने यहाँ से फॉर्मेट उठा लिया। अच्छा जी, परचेजेस के डेबिट का फिर अगेन मतलब है सर सी ओ जी एस का इम्पैक्ट। तो पहले तो आप एक काम करें, पहले तो आप एक काम ये करें कि परचेजेस जो डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, मतलब सी ओ जी एस उसको घुमाएं 24,000 रुपये से, ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर आप एक काम ये करें कि सर ट्रेड पेबल आपने बिला वजह बढ़ा दिया था, उसको ख़त्म करें कितने से, 42,000 से। अच्छा भाई, फिर आप एक काम करें कि सर जो सस्पेंस अकाउंट है उसको रिवर्स करें कितने से, जो हुआ था वो रिवर्ट हो गया सब। अच्छा भाई, अब एक और एडिशनल एंट्री बनाएं, एक और एडिशनल एंट्री बनाएं, एक और एडिशनल एंट्री बनाएं सर। यहाँ पर आप देखें, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गुड्स इनवॉइस हैं, सेल होनी चाहिए थी डेबिट, तो अब आप कर लें सेल्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कितने से सर, 24,000 रुपये से। और सर फिर याद है हमें ऊपर प्रोविजन का मंजन है, तो इसके ऊपर ट्रेड रिसीवेबल जब कम हुआ है तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल जो कम हुआ है, ऊपर भी मैं देख लेता हूँ मेरा इंक्रीज हुआ था डिक्रीज हुआ था, सर नेट बेसिस पे इंक्रीज हुआ था, सही है, तो मैंने सही बुक किया था। और सर यहाँ पे अगर ये कम हो रहा है तो मैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा, और सर मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस रिवर्सल हो जाएगा क्रेडिट कितने से सर, इसी के 5% से, 1200 से, सही है जी। अच्छा, आखिरी एडजस्टमेंट, देन वी आर डन विद द क्वेश्चन, सही है जी। आप फिर इसको बैलेंस शीट में पार्क कीजिएगा, आप इसको बैलेंस शीट में पार्क कीजिएगा, बस आखिरी एडजस्टमेंट है, देन क्लोज है ये इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हमने कहा परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹40,000 was entered in the purchase account depreciation, purchase account depreciation, purchase account depreciation it provided at the rate of 15%। चलिए जी, अब हम वो कह रहे हैं कि भाई हमने परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट, सही है जी, वो परचेज अकाउंट में डाल दिया है। तो पहली बात तो ये है कि परचेजेस में डाल दिया है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर ये कि सी ओ जी एस आपकी हिट हो गई होगी। तो सर अब अगर मैंने यहाँ पर सी ओ जी एस यानी परचेजेस स्लैश सी ओ जी एस को क्रेडिट किया होगा 40,000 रुपये से, सही है जी। अब पीपी मेरा पीपी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया होगा, सही है जी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम बुक करेंगे अब, क्योंकि हमने कहा कि सर इस पे 15%, ऐसा ही है, अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे साल का है। तो ये एंट्री बननी है सर करेक्टिंग एंट्री। तो सर ये सारी करेक्शन ऑफ एरर थे आपके, जो कि आपने ऑल टुगेदर पार करने हैं टू मेक दिस क्वेश्चन इजी एंड वायबल। बात समझ आती है सर? ख्याल रखें अपना, अगली क्लास में और ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर हम चलेंगे एनपीयू की तरफ। जज़ाकल्लाह।